एक शहर जो दहशत के साए में जीने को मजबूर है। यहां फोन पर मौत की कॉल आती है। कौन कब कहां मार दिया जाए कोई नहीं जानता। यहां हत्याओं का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों में गैंगवार से ऐसी दहशत है कि जिंदगी पहरे में कट रही है, क्योंकि यहां दहशत है अंडरवर्ल्ड की। दहशत के साए में एक शहर। फोन पर मौत की कॉल। हत्याओं का बढ़ता ग्राफ। गैंगवॉर से दहशत। पहरे में कटती जिंदगी। यहां सक्रिय है अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड का नाम सुनते ही जहन में मुंबई की तस्वीर सबसे पहले सामने आती है, क्योंकि ये वो जगह है जहां सालों से अंडरवर्ल्ड की गहरी जड़ें जमी हुई हैं। लेकिन सिर्फ मुंबई नहीं, एक और तेजी से बढ़ता बड़ा शहर अब इसकी चपेट में आ चुका है। यहां फोन पर लोगों को मौत की कॉल आती है, पहरे में जिंदगी कटती है और आए दिन यहां की गलियां गैंगवार की गोलियों की आवाज से थर्रा उठती हैं। कहते हैं कि जेल अपराधियों के लिए बनी है और जब अपराधी जेल में होता है तो जनता भयमुक्त होती है, सुरक्षित होती है। लेकिन ऐसा नहीं है। अब अपराधी जब जेल में होते हैं तो वो सुरक्षित होते हैं और जनता भयभीत होती है, क्योंकि अब जेल से ही लिखी जाती है रंगदारी की स्क्रिप्ट, जेल से ही तैयार होती है अपहरण की रणनीति और जेल से ही कराई जाती है हत्या। आखिर कैसे सब कुछ होता है, ये कैसे मैनेज हो जाता है, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। गौतम बुद्ध नगर इस समय संगीनों के साए में है। खासतौर पर ग्रेटर नोएडा में हर कोई दहशत में है। कब किसके घर रंगदारी के लिए फोन आ जाए कोई नहीं जानता, कब किसकी हत्या हो जाए कोई नहीं जानता। यही कारण है कि लोग सहमे हुए हैं। पिछले एक महीने में यहां 2 गैंगवार हो चुकी है, जिसमें एक की मौत हुई और एक घायल हुआ। अगर हम पिछले 5 सालों के आंकड़ों की बात करें तो आप ये आसानी से समझ जाएंगे कि यहां पुलिस और कानून का कोई मतलब नहीं है। 5 साल पहले हुई गैंगवार में नरेश भाटी की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद रणपाल भी गैंगवार में मारा गया। नरेश भाटी की हत्या के बाद से उसका भांजा अमित कसाना बदला लेने की फिराक में है। आरोप सुंदर भाटी पर है और दोनों ही फिलहाल जेल में है। शातिर अपराधी अनिल दुजाना भी जेल में बंद है। इस समय पूरे गौतम बुद्ध नगर में सुंदर भाटी और अनिल दुजाना के गैंग का आतंक फैला हुआ है। हर आए दिन दादरी, दुजाना, छपरौला, बादलपुर के आसपास के गांवों में फिरौती मांगी जाती है। लोग दहशत में हैं। फिरौती नहीं मिलने पर हत्या कर दी जाती है। जबकि पुलिस की माने तो उसने दोनों गैंग के 15 से 20 लोगों को गिरफ्तार किया है। जहां तक अपराध पर नियंत्रण करने की बात थी, ये पूरा अभियान चला है और इस अभियान में जो भी गैंगस्टर 50,000 की नामिया, सिंहराज, सुंदर भाटी और उसके जो साथी ऋषिपाल, ये सब लगातार हम लोगों ने
टीम ने गिरफ्तारी की और प्रयास यही है कि अपराध पे पूरी तरीके से नियंत्रण पाया जा सके। जहां तक जेल में जाकर क्राइम करने की बात है, अभी तक ऐसी बात नहीं आई। जो पूर्व में कुछ बंद हुए हैं, अभी 1-2 घटनाएं हुई थी, उसमें भी हम लोगों ने कार्रवाई कर ली है और शीघ्र ही इन पे और दबाव बनाने के लिए जो भी यथासंभव और कार्रवाइयां वो भी हम करने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अनिल दुजाना बांदा जेल में बैठे बैठे गौतम बुद्ध नगर में अपने अपराध को संचालित करता है। अभी हाल में हरेन दुजाना की हत्या भी इसी कड़ी का हिस्सा है, जिसमें फिरौती के बाद हत्या कर दी गई। यहाँ डर का आलम यह है कि हरेन की हत्या के 20 दिन बाद भी उसके घर से अब तक कोई बाहर नहीं निकला है। चंपाली जी, हम ये जानना चाहते थे कि जो अभी ये आपके बेटे की हत्या हुई थी ना? हाँ जी जी जी। उसमें पुलिस ने कोई कार्रवाई की क्या? नहीं जी, कुछ नहीं कर रही। सबले यहाँ खुले घूम रहे हैं जी। हाँ, सबले हमारे दरवाजे का निकल रहे हैं, कुछ लुबक रहे हैं, पर हमारे सामने का निकल जा रहे हैं वो मुलजिम जी। कोई भी एक जो आदमी शाम के टाइम में अरेस्ट कर लिए, उस दिन ही तो 2 तो कर लिए, बाकी कोई न रेड है न कोई दबिश है, कुछ भी नहीं है। ये जी क्या नाम है, हमारी कोई नहीं थी। इसमें अनिल दुजाना एक बदमाश है हमारे गांव का ही जी। वो उसने पैसे मांगे थे जी। तो हमने कि गांव में ये लोग वैसे ही कहते हैं, हमसे उस जेल में है अपने आप खाने के, हमने उसकी रवानी की जी। वहीं पुलिस का कहना है कि हरेन के कत्ल की तहकीकात जारी है और उसके घर वालों को सुरक्षा प्रदान कर दी गई है। उसमें हमारी टीम लगी हुई है, शीघ्र ही सफलता भी मिल जाएगी कि कौन बंदा वो फोन किया था और कहां से किया था, वो हम लोगों ने निकाल लिया है, उस पर एक्शन हो रहा है। कहा जा रहा है दुजाना गैंग की तरफ से धमकी आई थी, ऐसा कुछ रिकॉग्नाइज किया जा सकता है? अब इसको एग्जैक्ट ये कहना कि दुजाना गैंग से था या किससे था, वो जो फोन की डिटेल आई है अभी तो उस नंबर से, और उसका क्रॉस चेक किया जा रहा है, पूरी उसकी हिस्ट्री निकाली जा रही है। जो भी संबंधित आएगा उसमें वांछित होगा और उस पर कार्रवाई करी जाएगी। प्रधान को सिक्योरिटी भी दी गई है? हाँ, वो उसके जो हरेंद्र का भी मर्डर हुआ था उसमें उसके परिजनों को सिक्योरिटी दी गई। वहीं दुजाना गांव वालों की माने तो जेल में बैठे बैठे ही अनिल दुजाना अपने गांव में शूटरों की फौज तैयार कर रहा है, जो उसके नाम से आसपास के इलाकों में रंगदारी मांगते हैं और हत्या, अपहरण जैसे वारदात को अंजाम देते हैं। 3 बंदे हरेंद्र ने पकड़वाए हैं, तो इसलिए जो क्या नाम है, इसे रास्ते से हटाना पड़ेगा, नहीं सब पकड़वा देगा। गाँव में बदमाशी बहुत ज्यादा अनिल की पना पड़ी है जी, बहुत ज्यादा जुल्म। नए लड़के कोरे पाल लाके हैं, दारू पिलाते हैं, फिर भी मुकदमा मार रहे हैं, नए किराने तैयार कर देते हैं अंजाम देने को। अच्छा। तो क्या नाम है जी, ये अनुज कुंवर। अब पुलिस का तो मामला, जहाँ पर 10 पिस्टल पकड़ी जा रही है, उनमें 8 भी विदेशी हैं, और वह देशी लगाया कर पुलिस ने 10 रुपया लेकर 5 लाख रुपया वह देशी पिस्टल दिखाया कर, बाकी 15 में पकड़ा गया। आज 29 तारीख में जमानत होता आ गई। इतने बड़े मुलजिम की मतलब जहाँ पर 10 पिस्टल पकड़ी जा रही है, उसी 10 दिन में जमानत हो रही, 9 दिन में। तो ये पुलिस की वो नहीं है, मतलब जो सब धांधलीबाजी पुलिस की होगी। हमने इस दहशत से पर्दा उठाने के लिए गांव के प्रधान से बात की, लेकिन यहाँ प्रधान ही खुद दहशत में है, क्योंकि उसे भी हत्या की धमकी मिली है। पुलिस ने एहतियातन यहाँ भी एक सिक्योरिटी गार्ड जरूर तैनात कर दिया है, लेकिन ग्राम प्रधान भी 10 दिन से घर से बाहर नहीं निकले, यहाँ तक कि वो किसी से बात करने को भी तैयार नहीं दिखे। भाई साहब, बस क्या बताऊं, मैं तो तुम्हें बताऊं, मुझे घर से निकले हुए 10 दिन हो गया। जब मैं, आप जानते हो कि मैं प्रधान 50,000 लोग हैं इस ग्राम पंचायत चतुरम, 4 गाँव में 50 कॉलोनी है, मैं बहुत परेशान हूँ इस चक्कर में। भाई साहब, ये आप जानते हो, जो सच ईमानदार आदमी तो ये चीज बहुत बड़ी मायने रखते हैं, और जो इन मामलों में बोल रहे हैं उनके लिए कुछ दिक्कत ना, वो तो खुले खेल रहे हैं। इतना ही नहीं, तमाम ऐसे व्यवसायी हैं जो हर महीने रंगदारी देने के बाद भी अपनी जान की सलामती की दुआ करते हैं। अनिल दुजाना 2 साल से बांदा जेल में है और उसके बाद भी लगातार उसका साम्राज्य फैलता जा रहा है। सर्वेश कुमार, ग्रेटर नोएडा, जी मीडिया। अपराधियों के लिए जेल अब वो जगह बनती जा रही है जहां से वो आराम से बैठकर अपने जुर्म की दुनिया को बड़े ही आराम से चलाता है। जब अपराधी जेल में होता है तो ना उसे गैंगवार का खतरा होता है और ना ही पुलिस एनकाउंटर का। नतीजा ये कि जुर्म का ग्राफ एक बार फिर बढ़ता है और शिकार बनते हैं आम लोग। इस शहर में अपराधियों के पास से बुलेट प्रूफ गाड़ी मिलना, ऑटोमेटिक राइफल से 2 मिनट में गाड़ी हो या इंसान सबको छलनी कर देना, ये बताता है कि अपराधी कैसे बेखौफ हैं, कैसे ये शहर संगीन के साए में है
और कैसे प्रशासन लाचार है। इन सबको देखने के बाद प्रशासन भी ये मानता है कि जब अपराधी जेल में होते हैं तो वो सुरक्षित होते हैं, क्योंकि न उन्हें गैंगवार का खतरा होता है और न ही पुलिस इनकाउंटर का। सुंदर भाटी को कुछ दिन पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार किया है, लेकिन अगर जानकारों की माने तो ऊपर के दबाव के चलते सुंदर भाटी को जेल में सुरक्षित रहने के लिए पहुंचाया गया है। कुछ दिन पहले ही सुंदर भाटी के पास से बुलेट प्रूफ गाड़ी बरामद की गई थी और इससे पहले तमाम ऑटोमेटिक असलहे भी बरामद किए गए हैं, जिसके बाद ये साफ हो गया कि इस शहर में ऐसे हथियारों का जखीरा है। गैंगस्टर एक्ट यूपी के अंदर चल और अचल संपत्ति का कुर्क न किया जाना आपका एक उदार दृष्टिकोण संगठित अपराधियों के प्रति कि आपने जहां पर उसकी बाईपास सर्जरी होनी चाहिए थी, आपने च्यवनप्राश खिला करके अपने कानूनी जिम्मेदारी की इतशी कर दी। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फर्जी मुठभेड़ होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन कानून अगर सख्त है, कानून का सख्ती से अनुपालन किया जाए तो जो कानून इजाजत देता है दौड़ा करके दिन दहाड़े उनको चैलेंज करें, एक दबाव बनाए, और अगर दबाव के दौरान मुठभेड़ होती है तो उनके विरुद्ध उनको निष्क्रिय करने के बारे में जो वांछित बल प्रयोग जहां तक मुठभेड़ भी हो उसके बारे में भी पुलिस को सतर्क और सचेत रहना चाहिए। सुंदर भाटी को भी जान का खतरा था, यही वजह थी कि वो जेल जाना चाहता था ताकि वो सुरक्षित रह सके। जब अपराधी जेल में होता है तो वो गैंगवार और पुलिस इनकाउंटर दोनों से सुरक्षित होता है। यही कारण है कि अपराधी जेल जाना पसंद करते हैं। कुछ साल पहले जब धड़ल्ले से अपराधियों का एनकाउंटर हुआ था तब अपराधी भूमिगत भी हुए थे और तम भी हुए थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। कैसे होता है ये सब जानना भी जरूरी है। हमारे साथ एक्स डीजीपी विक्रम सिंह साहब हैं। इनके कार्यकाल में तमाम इनकाउंटर हुए थे और तमाम अपराधी मारे गए थे, कितने लोगों ने तो प्रदेश छोड़ दिया था। सर, आखिर क्या कारण है कि आपका जब वक्त था एक तरह से देखा गया कि अपराधियों पे लगाम लग गई थी, अचानक से अपराधी अब जेल जाना पसंद करते हैं, भूमिगत नहीं होते, भागते नहीं है? इस बात को समझे कि प्रशासन और पुलिस का इकबाल क्या चीज है और क्या कानूनी तौर पे जेल भेजना एक प्रक्रिया है, लेकिन अगर आप देखें कि जेल में नहीं है। इसके अलावा भी आप देखें कि जो कानूनी और कानूनी तरीके से वैध पुलिस मुठभेड़ें अगर नहीं हो रही हैं तो इसका क्या कारण है? क्या जेल में जाकर जो ऐसे अपराधी जेल में गए हैं क्या अपने अपराध का साम्राज्य वहां से संचालित नहीं कर रहे हैं? और अगर संचालित कर रहे हैं तो क्या जेल का भेजना मिली भगत है या उनको कानून के तहत उनको जेल भेजा गया है? क्योंकि दिखाई ये पड़ता है कि अक्सर ऐसे पहुंच वाले अपराधी जेल इसलिए नहीं जाते कि उनको जेल भेजा गया है, बल्कि स्वेच्छा से जेल जाना, स्वेच्छा से जेल से बाहर आना और जेल में रह करके अपने साम्राज्य का संचालन करना, फिरौती, जबरन धन वसूलना, ठेके पे हत्या करना, जबरन ठेके लेना, इस प्रकार की गतिविधियां अवैधानिक जेल के अंदर से उनके द्वारा संचालित की जाती है। ये सवाल उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो इन अपराधियों को शरण दे रहे हैं? कुछ ही सालों में ये अपराधी इतने बड़े कैसे हो गए? क्या वाकई इन्हें राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है? ये बात गाजियाबाद के एसएसपी भी मानते हैं कि जब अपराधी जेल में होते हैं तब बाहर गैंगवार और अपराध की संभावना ज्यादा होती है। गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत पुलिस को बहुत व्यापक अधिकार दिए गए हैं कि आप किसी भी शातिर अपराधी की चल और अचल संपत्ति कुर्क कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। दुर्भाग्य से इस प्रकार की कार्रवाई दृष्टिगोचर नहीं हो रही है, और अगर दृष्टिगोचर नहीं हो रही है तो ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस ने क्या एक उदार दृष्टिकोण अपना लिया संगठित अपराधियों के प्रति। और अगर ये उदार दृष्टिकोण है तो इसमें क्या आश्चर्य है कि संगठित अपराधी स्वच्छंद घूम रहे हैं। सच तो ये है कि गौतम बुद्ध नगर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं और पुलिस इनके सामने नतमस्तक है, और यही वजह है यहाँ अपराध बेलगाम है। सर्वेश कुमार, ग्रेटर नोएडा, सी मीडिया। जुर्म की दुनिया पर बादशाहत कायम करना जिन अपराधियों का मकसद है वो इसे पूरा करने के लिए खून की नदियां बहाते जा रहे हैं। नोएडा में अवैध धंधों पर कब्जे को लेकर जो खूनी जंग नरेश भाटी की हत्या के बाद से शुरू हुई वो अब तक जारी है। फर्क सिर्फ इतना है कि अब सुंदर भाटी के सामने अमित कसाना के साथ साथ अनिल दुजाना भी है। पिछले 5 सालों में कई हत्याएं हुई, कई अपहरण हुआ, छोटे अपराधी बड़े हो गए। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई इनको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है या फिर पुलिस महकमा इनका सपोर्ट कर रहा है, जैसा कि जानकार मानते हैं। सवाल ये भी उठता है कि कब तक पुलिस इंतजार करेगी कि गैंगवार में इन दोनों का सफाया हो। आखिर पुलिस इतनी मजबूर क्यों है? आखिर सब कुछ इनके सामने होता है, उसके बाद भी किसी चीज पे कंट्रोल क्यों नहीं है?
और अगर आसपास के लोगों की माने, जो लोग इसके शिकार हुए हैं उनकी माने, तो जानबूझ के पुलिस को बढ़ावा देती है। जो भी हो, लेकिन सवाल ये जरूर उठता है कि पिछले 5 सालों में अपराधी इतने कुख्यात और इतने बड़े कैसे हो गए। सुंदर भाटी और नरेश भाटी गैंग के बीच खूनी जंग बरसों से चली आ रही थी। साहिबाबाद के फार्म हाउस में हुई गैंगवार नरेश भाटी की हत्या के बदले का ही नतीजा थी। अमित कसाना जहां अपने मामा नरेश भाटी की हत्या का हिसाब चुकता करना चाहता था, वहीं अनिल दुजाना सुंदर को खत्म कर नोएडा की बादशाहत कब्जाना चाहता था। दुजाना सुंदर भाटी की हत्या कर जनपद के सभी 2 नंबर के धंधों पर राज करना चाहता था। इससे पहले नोएडा के सभी अवैध धंधों पर सुंदर का ही कब्जा था। मामा की मौत का बदला था अमित का मकसद। साल 2004 में सुंदर भाटी गैंग ने नरेश भाटी की हत्या कर दी थी, जिसका बदला लेने के लिए अमित कसाना ने अनिल दुजाना गैंग से हाथ मिला लिया। सूत्रों की माने तो गौतम बुद्ध नगर में दुजाना गांव का रहने वाला अनिल नागर और दुजाना शुरुआत में शौकिया तौर पर छोटे अपराध करता था। नोएडा में पहले से ही बादशाहत को लेकर सुंदर भाटी और नरेश भाटी के बीच खून खराबा चल रहा था। नरेश की मौत के बाद सभी अवैध धंधों पर सुंदर भाटी गैंग का कब्जा हो गया था। जेवर विधानसभा सीट पर भी अनिल दुजाना की नजर थी और सुंदर भाटी के खून का प्यासा बन गया। गैंग वॉर से 1 महीने पहले उसने सुंदर भाटी के राइट हैंड प्रधान की दादरी में हत्या कर दी और भाटी ग्रुप की जगह खुद वसूली करने लगा। इसके बाद नरेश भाटी की मौत का बदला लेने अमित कसाना ने अनिल दुजाना से हाथ मिला दिया। अमित कसाना ने 6 माह पूर्व भी सुंदर भाटी के साले बलजीत की बेटी की शादी में पहुंचकर हमला करने की साजिश तैयार कर रखी थी। कई रसूखदार नेताओं से अनिल के संबंधों की बात सामने आई थी। सूत्रों की माने तो अनिल दुजाना और अमित कसाना का संबंध मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के एक बड़े हथियार तस्कर गिरोह से था और वहीं से उन्हें अत्याधुनिक हथियार मिलते थे। सूत्रों के मुताबिक साल 2005 में अनिल दुजाना पर हत्या का मुकदमा लगा था। सदमा उसकी मां बर्दाश्त नहीं कर पाई और हार्ट अटैक से उसकी मौत हो गई। सर्वीश कुमार, नोएडा, जी मीडिया। सुंदर भाटी का गैंग D11 और अनिल दुजाना का गैंग IT4 और D39 के सफाई के लिए STF और ATS लगी है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही गैंग न सिर्फ बड़ी पकड़ रखते हैं बल्कि इनके पास अत्याधुनिक हथियार भी हैं, जिसका शिकार खाकी भी कई बार हो चुकी है। क्या आम आदमी, क्या खास आदमी, हर कोई भयभीत है, क्योंकि अपराधियों ने 90 के दशक में जो परंपरा डाली थी वो आज तक टूटी नहीं। पुलिस के पास कोई तोड़ नहीं है। अपराध बढ़ता गया, शहर में संगीन आते गए और लोग लाचार हैं। पुलिस भी लाचार है और यही कारण है कि लोग अब दहशत में हैं। NCR में ये शहर है, सब कुछ आसपास है, पुलिस को खबर भी है, फिर आखिर कंट्रोल क्यों नहीं है। अब तो तमाम लोगों ने अपने घरों से भी निकलना बंद कर दिया है और पुलिस ने उनको सुरक्षा मुहैया करवाया है, लेकिन वो जानते हैं कि ये सुरक्षा किसी काम की नहीं। अनिल दुजाना और भाटी गैंग के निशाने पर खाकी भी रही है। वेस्ट यूपी एक तरह से सुंदर भाटी, बलराज, अनिल दुजाना, रणदीप और अमित कसाना गिरोह के लिए क्राइम कैपिटल माना जाता है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इस गिरोह के सदस्य वेस्ट यूपी को खुद के लिए सेफ जोन मानते हैं। हालांकि STF और ATS इनके सफाई के लिए लगाई गई है। कई बार पुलिस इनकी घेराबंदी कर चुकी है, लेकिन खुद की जान खतरे में मानकर वो पांव पीछे खींच लेती है। पुलिस को पता है इस गिरोह के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। इस गिरोह की फितरत है कि खाकी उसके निशाने पर रहती है। अब तक कई जगह ये गिरोह खाकी पर हमला कर चुका है। अनिल दुजाना फिलहाल बांदा जेल में बंद है। पुलिस की फाइल में दुजाना एसोसिएट की गैंग का नंबर IT4 और D39 है, जो लोगों को खुलेआम मौत के घाट उतार रहे हैं। अनिल दुजाना का फोकस बुलंदशहर, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर पर ज्यादा रहा है। अपराध के लिहाज से अनिल दुजाना गैंग की 2 शाखाएं हैं और दोनों की गतिविधियां और कार्यक्षेत्र अलग अलग हैं। IT4 गैंग बुलंदशहर समेत गैर जनपदों में आपराधिक वारदात करता है, तो D39 गैंग गृह जनपद में वारदात करता है। गैंग के सदस्यों के काम का दायरा भी अलग अलग है। हत्या, डकैती IT4 गैंग की जिम्मेदारी है, जबकि अन्य वारदातें D39 गैंग करता है। IT4 और D39 गैंग के पास अत्याधुनिक हथियार मौजूद हैं, इनमें AK-47 भी शामिल है।
सुंदर भाटी, रणदीप, अमित कसाना, योगेश भगोड़ा और उद्धम सिंह जुर्म की दुनिया के बादशाह हैं। गैंगवॉर के आड़ में ये अनगिनत लोगों का खून कर चुके हैं। हालांकि योगेश भदोड़ा और उद्धम सिंह का हस्तक्षेप बुलंदशहर, गाजियाबाद, हापुड़ और नोएडा में नहीं के बराबर है, लेकिन बाकी सभी सक्रिय हैं। सर्वेश कुमार, नोएडा, जी मीडिया। यहां गैंगवॉर से दहशत का आलम सिर्फ कुछ जिलों या गांवों तक नहीं है। यहां अपराध और जुर्म इस कदर हावी है कि उन जगहों पर भी गैंगवार की घटनाएं सामने आई हैं जो पुलिस की सुरक्षा में है, जहां खाकी की निगहबानी होती है। लेकिन यहां न कोर्ट सुरक्षित है और न ही वकील। सूरजपुर में कोर्ट बने हुए 3 साल हुआ। जरा अपराधियों के बुलंद हौसले तो देखिए। कोर्ट परिसर में नहीं, कोर्ट रूम में पुलिस कस्टडी में एक दिल्ली से आए हुए अपराधी की हत्या कर दी जाती है। कोर्ट परिसर में एक वकील को मार दिया जाता है और कोर्ट के बाहर गेट पे एक दूसरे वकील को मार दिया जाता है। इस कैंपस में फायरिंग होना तो आम बात है, कई बार हो चुकी है, और लात घूसे तो अक्सर ही चल जाते हैं। आप जरा अंदाजा लगाइए कि जब ऐसी जगहों पे इस तरह की वारदात को अंजाम दिया जा सकता है तो खुला शहर इतनी आसान बात है। आइए एक सच और भी दिखाते हैं, आप जानकर सहम जाएंगे। सूरजपुर कोर्ट बने महज 3 साल हुए हैं, लेकिन इस कोर्ट में अब तक 3 हत्या हो चुकी है। कई बार फायरिंग की जा चुकी है और हाथापाई तो रोज की बात है। यहां तक कि अब बड़े अपराधियों को कोर्ट में भी कम लाया जाता है, क्योंकि पेशी पर आए हुए कैदी को पुलिस कस्टडी में कोर्ट रूम में ही मार दिया जाता है। तो वहीं एक वकील की कोर्ट परिसर में हत्या कर दी गई, एक और वकील को कोर्ट के बाहर मार दिया गया। यहाँ पर कुछ वजह सुरक्षित, तो सुरक्षा नाम की कोई चीज है ही नहीं इसमें, कैसी भी कोई भी सुरक्षा तो यहाँ पर है ही नहीं, कैसी किसी तरह की। यहाँ कोई भी असला लेके आ सकता है, कोई भी असला लेकर आ सकता है। ये मशीनें जो लगी हुई हैं यहाँ पर किसी प्रकार की कोई वो नहीं है, कोई सेफ्टी नहीं है, कुछ नहीं है। पुलिस घूमती रहती है, किसी कोई चेकिंग नहीं, कुछ नहीं। कोई कुछ लेकर आ सकता है, असला वगैरह कोई भी कुछ भी अंदर लेकर घुस सकता है। ये कोर्ट 2012 में बनी थी। यहाँ पर इसमें 3 हत्या हो चुकी है। एक इसमें हो चुकी है एडवोकेट भूपेंद्र की, वो कोर्ट परिसर में हुई थी। एक एडवोकेट संजय की हुई है, वो कोर्ट के बाहर हुई थी हत्या। और एक इसमें मुलजिम दिल्ली पुलिस की कस्टडी में था, उसमें यहाँ पर उसकी हत्या मौके पे हो गई थी। जबकि एसपी की माने तो कोर्ट परिसर में पुलिस की तैनाती की जा चुकी है, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए। कोर्ट की सुरक्षा के लिए जितने इसके गेट है उसमें पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, पीएसी लगाई गई है, साथ में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसके अतिरिक्त जो वहां पे लोकल चौकी इंचार्ज और लोकल के 2 एसओ लगते हैं, प्रतिदिन लगते हैं, जिनका कार्य है मोबाइल रखे जो भी उस परिसर में यंग जो भी लड़के दिखते हैं उनकी चेकिंग, या जो संदिग्ध है उनकी चेकिंग, जो उनके हाथ में बैग है उनकी चेकिंग, और उनकी बाकायदे वीडियोग्राफी के साथ कार्रवाई करी जा रही है। सच ये है कि पुलिस लाख दावे कर रही, लेकिन शहर में न सिर्फ अपराध बढ़े हैं, बल्कि अपराधी अब बुलेट प्रूफ गाड़ी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ऑटोमेटिक असलहों की भरमार है। गौतम बुद्ध नगर पर अपराधियों की पकड़ मजबूत होती जा रही है, तो वहीं पुलिस प्रशासन कमजोर नजर आ रहा है। आखिर इसके पीछे कारण क्या है? क्यों पुलिस सब कुछ जानने के बाद भी कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं है? ये सवाल कई तरफ इशारा करते हैं। सर्वेश कुमार, नोएडा, जी मीडिया।